Welcome back to my new video. Now we're going further to the next part of chapter money. In a last video we were discuss about the functions of money and the broad drawbacks of barter system of exchange. Now we're going further, that is money supply. When we talk about money, that is also come that money supply and who are the supplier of money. Clear? So money supply refers to the total volume of money held by the public at a particular point of time in an economy. And one thing is, remember, when we talk about a particular point of time, तो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए मनी क्या हो गया है, दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट. जब बात हो मनी ऑफ सप्लाई की तो ये किस में चला जाता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट में. क्लियर? तो मनी सप्लाई किसको कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर एक कंट्री में कितनी मनी की सप्लाई की गई है, इट मीन्स कितना लोगों के पास कैश है, दैट इज मनी सप्लाई. फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई, इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली. ये ध्यान रखना है, हम जनरल पब्लिक के पास जो मनी है दैट इज ओनली इंक्लूडेड इन ए मनी सप्लाई. द टर्म पब्लिक सिग्निफाइज द मनी यूजिंग सेक्टर, इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस फर्म्स. इट डज नॉट इंक्लूड, दैट इज ऑल्सो रिमेंबर कि ये कोई भी मनी क्रिएटिंग सेक्टर. तो कौन है सप्लायर ऑफ द मनी, एक तो गवर्नमेंट एंड सेकेंड वन इज बैंकिंग सिस्टम. एज कैश बैलेंस हेल्ड बाय देम डू नॉट कम इनटू एक्चुअल सर्कुलेशन इन द कंट्री. क्योंकि वो क्या है, मनी के सप्लायर हैं, तो उनके पास जो मनी है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई. मनी सप्लाई में सिर्फ कौन सी मनी इंक्लूड होगी, जो एक जनरल पब्लिक के पास एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर इंक्लूड है. इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, इट इज कंसर्न विद ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अब आ जाते हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. इन ए क्लास 12th हम नॉर्मली 4 मेजर है मनी सप्लाई के, M1, M2, M3 एंड M4. बट इन आवर सिलेबस वी कवर ओनली M1 measurement of money supply, but we also know about the M2, M3 and M4 also. तो फर्स्ट वन इज M1 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, और यही क्या है इसकी डेफिनेशन कि M1 क्या इंक्लूड करता है, इट इज़ द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई. इट इज़ नोन एज ट्रांजेक्शन मनी एज इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर मेकिंग ट्रांजेक्शंस. M1 is the most liquid measure of the money supplies as all its components are easily used as a medium of exchange. Clear? When we talk about liquid, most liquid, it means जिसको सबसे जल्दी easily हम क्या कर सकते हैं, कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश की तरह यूज कर सकते हैं. तो M1 मेजरमेंट का सिंपल सा डेफिनेशन, दैट इज M1 इज द करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद RBI. इनके बारे में एज इट इज़ आपको याद करना होगा कि करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक में क्या इंक्लूड हो रहा है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स में हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, अदर डिपॉजिट विद RBI में क्या इंक्लूड हो रहा है. तो सबसे पहले करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक. रिमेंबर, एनी करेंसी हेल्ड विद द गवर्नमेंट एंड बैंक्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड. करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्स एट फिएट मनी, जैसे कि हमने अभी पढ़ेंगे 4 टर्म्स ऑफ मनी के बारे में. जो करेंसी एंड कॉइन्स जो पब्लिक के पास है उसे कहा गया है फिएट मनी. फिएट मनी की पहचान ही क्या है, फिएट मनी इज डिफाइंड एज मनी विच इज अंडर द फिएट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट एज मनी. अंडर लॉ इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर ऑल डेट. इट मीन्स वो मनी जिसे गवर्नमेंट ने पब्लिश किया और जो हर तरह के उसके लिए किसी भी तरह की आप परचेज कर रहे हैं या कुछ भी बेच रहे हैं उसके लिए एक्सेप्ट करने लायक है, तो दैट इज कॉल्ड फिएट मनी. लाइक आपके आसपास जितनी भी करेंसी है, नोट्स हैं, ये सब क्या है, फिएट मनी, क्योंकि इन्हें गवर्नमेंट ने क्या किया है, पब्लिश किया है. इट इज ऑल्सो टर्म लीगल टेंडर मनी as it can be legally used to make payment or debt or other obligations. ठीक है, इसे हम आगे फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लीगल टेंडर मनी क्या है. तो फिएट मनी एक तरह की क्या हो जाती है, लीगल टेंडर मनी, जिसे गवर्नमेंट ने क्या किया, अप्रूव्ड किया है, जिससे क्या कर सकते हैं, आगे आप कोई भी जो भी आपने कर्जा लिया या कोई भी पेमेंट करनी है वो आप सब किससे कर सकते हैं, इस मनी के थ्रू कर सकते हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक, तो वो मनी जो लोगों के पास है, किसके रूप में, कॉइन्स एंड उसके रूप में, करेंसी की फॉर्म में, पेपर करेंसी की फॉर्म में, दैट इज द पार्ट ऑफ M1 measurement. Second one is demand deposit of commercial banks.
Demand deposit are deposit which can be eased by issuing checks at any time by the account holder. A demand deposit is treated as equal to currency held and it is readily accepted as a means of payment. It must be noted that demand deposits are taken as a net basis. Interbank deposits are excluded. यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें सिर्फ नेट बेसिस, इट मीन्स नेट बेसिस का मतलब है जो जनरल पब्लिक कर रही है डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स के साथ, या जो कमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में मनी क्रिएट कर रहा है किनको, जनरल पब्लिक को, उसमें से वो जो इंटर बैंकिंग डिपॉजिट्स हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तभी वो अगर इंक्लूड करेंगे तो वो क्या बनेगा, ग्रोस, और ग्रोस नहीं इंक्लूड किए जाते। कौन से इंक्लूड किए जाते हैं डिमांड डिपॉजिट, नेट बेसिस पर। नेट बेसिस इट मीन्स जो जनरल पब्लिक को कमर्शियल बैंक क्या कर रही है, डिमांड डिपॉजिट प्रोड्यूस कर रही है। While calculating M1, only demand deposit are considered as a part of money supply and not the term deposit. ये भी आप चैप्टर में पढ़ रहे हैं, दैट इज एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट इज नॉन एज फिक्स्ड डिपॉजिट्स, लाइक जो हम करते हैं एफडी वगैरह, दीज आर टर्म डिपॉजिट। और जब हम बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, तो एनी काइंड ऑफ टर्म डिपॉजिट आर नॉट इंक्लूडेड इन इट। डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू सेविंग अकाउंट डिपॉजिट प्लस करंट अकाउंट डिपॉजिट। आफ्टर दैट अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, इट इंक्लूड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक एंड गवर्नमेंट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, द वर्ल्ड बैंक, IMF, etc. However, it does not include deposits of the Indian government and commercial bank with RBI. ये चीज़ें as it is आपको लर्न करनी है कि when we talk about other deposit with RBI, तो उसमें किसको इंक्लूड किया जा रहा है और किसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा। तो किसको इंक्लूड किया जा रहा है कि RBI के पास जो फॉरेन बैंक और गवर्नमेंट के या जो फाइनेंशियल पब्लिक इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो डिपॉजिट हैं दैट इज इंक्लूडेड। बट अगर अपनी ही कंट्री की गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंक के पास क्या किया हुआ है, कुछ डिपॉजिट किया हुआ है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन ए डिपॉजिट्स of with RBI. It must be noted that other deposit with RBI constitute a very small proportion of M1. Therefore, they do not have any significant role to play in monetary policy formulation. ठीक है, तो ये जो अदर डिपॉजिट विद RBI है दैट इज इंक्लूडेड, बट इनका बहुत ही शॉर्ट पोर्शन होता है, दैट इज नॉट सो मच बिग। अब नॉर्मली हमारे सिलेबस में M1 है, बट हमें थोड़ा सा किसके बारे में भी पता होना चाहिए, M2, M3 एंड और M4। इनकी सिर्फ डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। M2 क्या है, M1 से थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का। इसमें M1 के तो सारे इंक्लूड होंगे, इट मीन्स करेंसी एंड क्वाइंस विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। और साथ में क्या इंक्लूड हो जाएगा इसमें, एन एडिशन टू M1 इट इंक्लूड सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इट मीन जो पर्सन, कई लोग आपने देखा है अपनी जो सेविंग है कहाँ कर देते हैं, पोस्ट ऑफिस में, दैट इज इंक्लूडेड इनटू M2। अ सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इज नॉट विड्रॉएबल बाय चेक, so they could not be placed under demand deposit with the bank. As a result, the concepts of M2 evolved. ठीक है, तो हमें इसे क्यों लेना पड़ा, क्योंकि जो सेविंग डिपॉजिट्स होती हैं पोस्ट ऑफिस में, इन्हें आप किस में नहीं ले सकते, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स में। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इनके अगेंस्ट आप चेक की इशू नहीं कर सकते। ठीक है, तो दैट इज द रीजन इनको अलग से एडिशनल में लिया जाता है और वहीं से किसका इवेल्युएशन हुआ, दैट इज M2 मेजरमेंट्स ऑफ मनी। Third one is M3. The concept is broader as compared to M1. तो सेम इन एडिशन टू M1, क्योंकि M1 तो बेस है, दैट इज ऑलवेज इंक्लूडेड, चाहे वो M2 में या M3 में। बट वन अनदर थिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड, दैट इज नेट टाइम डिपॉजिट। इट मीन्स नेट टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, जैसे हम यहाँ ले रहे थे टर्म डिपॉजिट, सेम है नेट टाइम डिपॉजिट। जब इनको भी इंक्लूड किया जाएगा मनी की सप्लाई में, तो वो क्या बन जाता है, M3 मेजरमेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। लास्ट वन इज M4. दिस मेजर इंक्लूड्स टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इन एडिशनल टू M3। तो M3 में ऑटोमेटिकली M1 आ चुका है, साथ में क्या इंक्लूड हो गया, नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, और साथ में क्या इंक्लूड हो जाएगा, टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स एक्सक्लूडिंग NSC। ठीक है, ये होते हैं नेशनल
सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स, इनको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है जो भी पोस्ट ऑफिस के पास सेविंग्स है उनमें से, और उसे क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है M4 मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। ये ध्यान रखना है हमारे सिलेबस में M1 है तो मेन फोकस M1 पर रखना है, बट इन्हें MCQs अगर M2 या 3, 4 से भी आ जाए तो फॉर्मूला सबका याद होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। दिस M1 is the most liquid measure of money supply whereas M4 is the least liquid. M3 is widely used as a measure of money supply as it is also known as aggregate monetary source of the society. M1 and M2 are generally known as narrow money supply concepts whereas M3 and M4 are known as broad money supply concepts. ये जस्ट आपको ध्यान रखने। अब चलते हैं हमारी लास्ट, दैट इज हाई पावर्ड मनी। ये आपकी बुक में लास्ट में मिलेगा। दैट इज क्या होती है हाई पावर्ड मनी? इट इज द मनी प्रोड्यूस्ड बाय द RBI एंड द गवर्नमेंट। अब वी ऑलरेडी नो दैट हु आर द सप्लायर ऑफ मनी। There are 3 persons who supplier of money. First one is RBI, second one is commercial bank, and the third one is government. All coins or 1 rupees note is published by the government, या finance minister, and all kind of paper currency will be published by the RBI. और वहीं है कमर्शियल बैंक, ये आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, चैप्टर 6 में बैंकिंग में, कि हाउ कैन कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट्स इन इकोनॉमी। बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट नॉर्मली हमें क्या पता है कि कमर्शियल बैंक क्या नहीं करते, कोई नई करेंसी प्रिंट नहीं करते, बट आफ्टर दैट दे आर ऑल्सो द सप्लायर ऑफ मनी। वो कैसे हैं वो हम पढ़ेंगे बैंकिंग चैप्टर में। तो इसी में आ जाता है दैट इज एक हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी नॉर्मली हम क्या ले रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। मनी में करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड कैश रिजर्व विद द बैंक। Money consists of currency and demand deposit, while high powered money consists of currency and cash reserves with the bank. It means currency held by the public is common in both of them. It means if we talk about high powered money, तो currency held by the public is included, but साथ में क्या include हो जाता है, that is एक commercial banks के पास जो cash reserves होता है, that is also part of money, but उसको हम क्या बोलते हैं, high powered money. The only difference is that money includes demand deposits of bank while high powered money includes cash reserves with the bank. Clear? It means एक है कि हमने क्या पढ़ा मनी की डेफिनेशन में, जब हम बात कर रहे हैं सप्लाई ऑफ मनी में M1 में, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, ये तो किसका पार्ट है, सप्लाई ऑफ मनी का। बट जब बात होती है हाई पावर्ड मनी की, तो वन थिंग इज ऑल्सो इंक्लूडेड, दैट इज कैश रिजर्व विद द बैंक. H is high powered as compared to M because cash reserves serve as the actual base for the generation of demand deposit. ठीक है, why it is saying high powered, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के पास जितना ज़्यादा क्या होता है, कैश रिजर्व्स होते हैं, वो उसके बेस पर उतना ही ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मनी की सप्लाई कर सकते हैं. तो H is high powered as compared to M. It means high powered money is more powerful as compared to money because cash reserve serve as the actual base for the generation of demand deposit. क्योंकि इकोनॉमिक में जितना भी मनी क्रिएशन करेंगे कमर्शियल बैंक, वो किस पर बेस कर पड़ेगा कि उनके पास कितना कैश रिमेनिंग है. क्लियर दैट? आफ्टर दैट वी वर सम डिस्कस